some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. ये फर्स्ट चैप्टर है, some basic concept of chemistry. पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इसमें सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट। देखिए एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। हम जो पढ़ा रहे थे वो सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आप लोगों को बहुत सारी चीज पढ़ा चुके हैं। उसमें हमको शायद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ाना था। हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता चुके हैं, है ना। तो कुछ लोग बोले कि हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा क्योंकि बीच में अगर आप आइएगा तो अगर लेक्चर चल रहा है और उसके बीच में अगर आप आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका सलूशन एक ही है कि हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं और उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके पुनः फिर से पढ़ा देंगे पूरा, ठीक ना। जो आने वाले हैं या जो नए हैं उनको दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम फ्रेश टॉपिक होगा ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का 11th का। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? मोल के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट। अब एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग सबसे पहला बात करेंगे किसके बारे में? तो मोल के बारे में कि मोल है क्या, आखिर मोल है क्या, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। यानी मोल जो है इसके बिना केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री खास करके पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिस व्यक्ति को मोल कॉन्सेप्ट यानी पहला चैप्टर में जितना भी टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए और खास करके फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इसका जिक्र नहीं होता, बहुत कम, बहुत रेयर कहीं आ जाए तो आ जाए। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ये हर एक चैप्टर में आपको दिखाई देगा, यहाँ तक कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आता है ना। तो ये पूरा चीज जो है आपको दिखेगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये है क्या। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मोल को डिफाइन करते हैं कि मोल है क्या। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लास्ट में मोल के बारे में, एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़े आप लोग। 9वां क्लास में भी अंत में आपको एवोगाड्रो नंबर के बारे में, मोल के बारे में बताया गया। वो चीज हम लोग यहाँ बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, वो कितना के बराबर होता है, बहुत कम चीज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं कि मोल किसे कहेंगे और इससे आप क्या समझेंगे, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लीजिए, लिखिएगा मोल इज basically a number. Mole is basically a number which represents the amount of any chemical species, which represents the amount of any chemical species which contains the mole is basically a number which represents the amount of any chemical species which contains the
same number of elementary units जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और anything as the number of atoms present in 12 gram of C612 isotopes. Mole is basically a number which represents the amount of any chemical species which contains the same number of elementary units जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या कोई भी चीज, एनीथिंग, as the number of atoms present in 12 gram of C612 isotope. इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, चलो ध्यान देना है, सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोल इज बेसिकली ए नंबर। मोल क्या है? एक नंबर। कैसे? जैसे एक चीज बताओ, अगर तुमसे कोई बोलता है 1 पेयर, तो 1 पेयर जैसे बोलता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? 1 पेयर मतलब कितना? दो पता है ना। अगर आपको बोल दिया जाए एक पेयर, मतलब दिमाग में तुरंत ये बात आ जाता है कितना? 2। अगर बोला जाए 1 डोजन तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि एक दर्जन मतलब कितना? 12, 12। अगर हम लिखते हैं 1 ग्रॉस, हाँ 1 ग्रॉस अगर बोलते हैं तो 1 ग्रॉस में 12 दर्जन होता है और 144 होता है, 144 होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज है जो पेयर में मिलता है। जैसे चप्पल जूता खरीदने जाते हो बाजार में तो एक तो नहीं ना मिलता है, वो पेयर में मिलता है हमेशा, है ना। जैसे दर्जन में भी बहुत सारा चीज मिलता है मार्केट में जिसको खरीदा जाता है। ग्रॉस में जनरली बुक, पेन, पेंसिल का जो बिजनेस करता है लोग, जो दुकान खोलता है लोग, पुस्तक भंडार, वो लोग हमेशा पुस्तक का या कॉपी किताब कलम का जो खरीद बिक्री करता है थोक में, वो लोग हमेशा ग्रॉस में बात करता है। बात समझ में आया? दर्जन में जैसे अंडा लोग खरीदता है, केला लोग खरीदता है, तो सब किस यूनिट में दिया जाता है? किस में? तो दर्जन में दिया जाता है। बात समझ में? वैसे ही केमिस्ट्री में भी एक नंबर याद कर लो, 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.022 10 का पावर 20। तो ये सब बात हम लोग पहले से जानते हैं, तो हम लोगों को पता रहता है, हम लोग आसान लगता है। जैसे कोई ये बात बोलता है तुरंत दिमाग में आता है कि अच्छा एक पेयर मतलब 2, एक दर्जन मतलब 12, एक ग्रॉस मतलब 144, है ना। तो आज से आप ये भी याद कर लीजिए कि एक मोल मतलब कितना? 6.022 10 का पावर 23। और देखो ये कितना बड़ा नंबर है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था बहुत पहले कि अगर आपको 1 मोल रुपया दिया जाए, आप क्वेश्चन बैक देखना, उसमें क्वेश्चन ये मिलेगा, या डीपीपी जो हम देंगे इसका ना, उसमें भी ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको 1 मोल रुपया दिया जाए, अगर कितना रुपया दिया जाए? 6.022 10 का पावर 23। अब बोला जाए कि 1 सेकंड में 10 लाख रुपया खर्च करना है। 1 सेकंड में कितना? 10 लाख रुपया खर्च करना है। तो बताइए इतना रुपया को खर्च करने में कितना साल लग जाएगा? तो मुश्किल काम है निकालना। सीधी सी बात है कि 1 साल में निकाल लीजिए कितना रुपया खर्च होगा। तो 1 सेकंड में 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना सेकंड में खर्च करना है? 1 सेकंड। और 1 साल में कितना दिन होता है? 365। तो इसमें कितना से गुना कर दे? 365 से कर देना।
365 से इसमें गुना कर दीजिए। अब बोलिए एक दिन में कई घंटा 24, तो 24 से गुना किए। एक घंटा में कितना सेकंड 3600 सेकंड होता है ना, मतलब 3600 सेकंड। अभी पूरा गुना करेंगे तो एक साल में कितना रुपया खर्च होगा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इतना रुपया वो खर्च करने में कितना साल लगेगा, तो एक साल में जो टोटल आप खर्च किए उससे आप भाग दीजिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ इयर्स निकल जाएगा। टोटल इयर्स निकल जाएगा, कितना साल लगेगा खर्च करने में, निकल जाएगा। तो तुम ट्राई करके देखोगे कि इतना साल लग जाएगा, तो तुम पृथ्वी पर हजारों करोड़ों वर्ष आओगे या जाओगे ना, तो अभी खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर है। अरे सर कितना बढ़िया रकम मिल जाता है। तो हाँ, ये बहुत विशाल का नंबर है, देख लीजिए 10 का पावर 23। इसको तो छोड़िए ना, ये देखिए कितना बड़ा नंबर है ना। इसको खर्च करने में कितना बार पृथ्वी पर आना पड़ेगा मनुष्य के जीवन में, तब खजा करके अब निकाल सकते हो। इसमें करना क्या है, जो दिया हुआ है गुना मत करो, इसमें भाग दो, निकल जाएगा, कर जाएगा। पैसा लगेगा हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से ये बात क्लियर हुआ कि मोल बेसिकली क्या है, एक संख्या, एक नंबर है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सर मोल एक नंबर है, चलिए हमने आपका बात समझ लिया, मान लिया मोल एक संख्या है। अब आगे बताइए क्या होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हम बात करते हैं इस पर, which represents the amount of any chemical species। ये किसी भी केमिकल स्पीसीज के अमाउंट का भी बात करता है, ठीक है। अब अमाउंट का बात करता है कैसे, समझना ध्यान से, क्या रहेगा। एक क्वेश्चन देखो आईटी का हम यही डिस्कस कर दिए कि एक साल में कितना रुपया खर्च होगा निकाल लेना और इसमें भाग दे देना, टोटल इयर्स निकल जाएगा कि इतना रुपया को खर्च करने में कितना साल लगेगा, ठीक है। एक लाइन से एक क्वेश्चन हुआ। अब अगला लाइन, which represents the amount of any chemical species। जैसे ध्यान से देखो, अगर हम बोले 1 दर्जन केला, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत 12 केला का बात आएगा। हम पूछते हैं कि बताओ 1 दर्जन केला का मास कितना होगा, तो क्या करोगे। 1 दर्जन केला का मास कितना होगा तो क्या करोगे, 1 दर्जन केला लोगे और उसको तराजू पर रखोगे, तराजू पर रखकर और दूसरे पल्ला पर बटखरा रखना होगा। पहले अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया तो बटखरा की जरूरत नहीं है, तो रख दीजिए उस पर, तुरंत इंडिकेट करता है कि कितना है। लेकिन पहले उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक था नहीं, जब मोल ये सब का जिक्र चल रहा था, तो उस समय तराजू जो हुआ करता था उसमें 2 पलड़ा होता था, बीच में डंडी लगा रहता था और उसमें एक रस्सी बंधा हुआ रहता था। जैसे देखना जो ये होता है कोट होता है, कोट के पीछे नहीं लगा रहता है, एक वैसे झुका रहता है, एक उठा रहता है, एक में पाप रहता है, एक में खून रहता है। तो वैसा तराजू है ना, और उसमें आप 12 केला को रख दीजिए और उसके बाद उस पर आप बटखरा रखिए। वो तुरंत जब दोनों पलड़ा बराबर हो जाए तो आप देख लीजिए कि कितना ग्राम का बटखरा चढ़ा है। अगर 600 ग्राम का है तो समझ लो कि 12 केला का वजन कितना है, 600 ग्राम। यही ना काम करेंगे, इसमें वही चीज करना है। अगर हम बोल दें, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे कोई जगह नहीं, ये वाला केवल लिख लो, इस डेफिनेशन के नीचे इसको लिखकर ऐसे कर लीजिए। हो गया क्लियर इसको। चलिए अब देखिएगा, गौर करिएगा। हम लोग अगर लिखे एकदम सिंपल तरीका से समझो, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखे क्या लिखते हैं, हमने लिखा
1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। आप ही बताओ कितना होगा संख्या में? 1 मोल सोडियम एटम हमने लिख दिया तो कितना संख्या होगा? 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स होगा। होगा कि नहीं होगा? 1 दर्जन केला मतलब कितना केला? 12 केला। 1 दर्जन सोडियम एटम तो कितना एटम? 12 सोडियम एटम। अरे भाई वही बात को बोले कि 1 मोल सोडियम एटम तो कितना एटम होगा? 6.022 10 का पावर 23 एटम। अब इसको तराजू पर रख दिए एक तरफ कितना एटम रखे सोडियम का? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 1 मोल मतलब 6.022 10 का पावर 23 एटम तराजू के एक पल्ला पर रख दिए। तराजू का एक पल्ला चल गया नीचे, अब दूसरा पल्ला ऊपर। अब दोनों को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए हम यूनिट जो बटखारा है उसको रखेंगे। तो दूसरे पल्ला पर जब रखते गए और जैसे दोनों पल्ला बराबर हुआ तो हमने देखा कि ये टोटल मास दिखा रहा है 23 ग्राम। कितना ग्राम दिखा रहा है? 23 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का 1 मोल अगर एटम होगा तो उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। सोडियम अगर 12 सिंगापुरी केला है और उसका मास 750 ग्राम है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 दर्जन केला का मास कितना है? 750 ग्राम। बोल सकते हैं ना? वही चीज है कि नहीं है कि 1 मोल सोडियम एटम का मास निकालकर कितना आया? 23 ग्राम आ गया। तो एक चीज गौर करो यहाँ पे, ये 23 जो आ रहा है ना, ये सोडियम का एटॉमिक मास है। क्या है? यानी तुमको न तराजू की जरूरत है न एटम की जरूरत है। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास में अगर तुम ग्राम लगा दोगे ना तो उसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास हो जाएगा। अगर हम बोले 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास तो कितना ग्राम होगा? 16 ग्राम होगा। 1 मोल यूरेनियम एटम का मास तो कितना ग्राम होगा? 235 ग्राम हो जाएगा। 1 मोल सल्फर एटम का मास तो कितना हो जाएगा? कितना? 32 ग्राम हो जाएगा ना जाएगा। तो किसी भी एटम के एटॉमिक मास में, ध्यान से, किसी भी एटम के एटॉमिक मास में अगर तुम ग्राम लगा दोगे तो वो कितना एटम का मास हो जाएगा? 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। 6.022 10 का पावर 23 एटम का मास हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। फिर यहां पर लिखते हैं मॉलिक्यूल से। हमने लिखा 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वहां ऊपर में एटम का बात किए थे, अब किसका बात किए? मॉलिक्यूल्स का। शुरू से जो मेरा क्लास कर रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला दिन, ये सारा चीज हम बताया कि नहीं बताया कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयंस क्या है, सारा चीज बताया है। फिर देखिए वो दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एटम्स मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितना पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो वो सब एटम है। और जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइंड होता है, आपस में जुड़ता है, तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बताया। मैटर किसे कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ वो चीज जिक्र किया है, पहला लेक्चर देखिएगा, है ना। तो 1 मोल मॉलिक्यूल, और भाई कुछ भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, चाहे कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, अगर 1 मोल का बात करेगा तो उसमें संख्या कितना होगा? 6.022 होगा। तुम्हें बताओ कि 1 दर्जन केवल केला के लिए यूज होता है, 1 दर्जन अंडा के लिए भी यूज होता है। यानी दर्जन तो एक यूनिट हो गया ना, वो तो किसी चीज में आप यूज कर सकते हो। अगर 12 को आदमी एक जगह पे खड़ा है तो तुम नहीं बोल सकते हो कि 1 दर्जन आदमी खड़ा है। खास करके पेपर वाला लोग यही यूज करता है। अगर कहीं एक्सीडेंट में 12 आदमी मर गया तो वो लिखेगा सीधे 1 दर्जन आदमी मर गए और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वो एक्स्ट्रा लिखता है कि 12 को मर गए, 6 को घायल हो गए, नहीं लिखता है। वो लिखता है कि 1 दर्जन मर गए
आधा दर्जन घायल हो गए, ठीक है ना। तो ये यूनिट होता है, ये किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, किसी वस्तु के लिए, है ना। तो हमने यहाँ लिखा 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, कितना मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ में? अब इसका मास निकाल लीजिए। जैसे इसका तो 23 ग्राम ना हो गया एटॉमिक मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा कि नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा ना। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, तो जितना एटम है उन सारे एटम के एटॉमिक मास को जोड़ दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 गो हाइड्रोजन है, तो उसका टोटल कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। सल्फर 1 है तो इसका एटॉमिक मास 32 होता है, 32 जोड़ लीजिए। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। देखिए जोड़ के 98 आ गया कि नहीं आ गया। ई वाला क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और इसी में अगर आप ग्राम लगा दीजिएगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, कितना हो जाएगा 98 ग्राम। नहीं जाएगा। आयन में भी लिख सकते हैं, और हमने बताया था कि आयन जिसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल को कटायन और नेगेटिव रेडिकल को आनायन। हिंदी में पॉजिटिव रेडिकल को धनायन कहा जाता है और नेगेटिव रेडिकल को ऋणायन कहा जाता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में? तो यहां लिखते हैं, देखिए फिर से 1 मोल आयंस ऑफ NH4 प्लस, देखिए अमोनियम आयन है, NH4 प्लस अमोनियम आयन है ना। तो अमोनियम आयन, 1 मोल अमोनियम आयन का मतलब कितना हुआ 6.022 into 10 का पावर 23 आयंस हो गया। और इसका आयनिक मास निकाल लीजिए। आयन के लिए आयनिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास, और एटम के लिए एटॉमिक मास। होता एक ही चीज है, बस स्पीशीज टू स्पीशीज क्या हो जाता है, नाम चेंज कर दिया जाता है, ताकि पता चले कि जो मास निकाले हैं वो एटम का है कि मॉलिक्यूल का है कि आयन का है। बात समझ में? तो एटम, सोडियम क्या है, एटम है, तो देखिए एटॉमिक मास लिखे इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। ये देखिए H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ये देखिए NH4 प्लस क्या है, आयन है, तो आयनिक मास इन ग्राम। निकाल लीजिए, 14 हो जाएगा नाइट्रोजन का और 4 हो गया हाइड्रोजन का, 14 4 18 ग्राम हो गया। बात में, तो 1 मोल NH4 प्लस में कितना आयन मौजूद है, 6.022 10 का पावर 23 आयन मौजूद है। और इतना आयन को जब हमने तराजू पर तौला तो उसका मास कितना आया, 18 ग्राम आया। बात में, तो नीचे इसको मेंशन करिए, फिर अगली लाइन पर आते हैं। एकदम फुल का सब चीज क्लियर समझिएगा।
क्लियर हो गया बात पूरा? कोई समस्या आता? अरे अभी एकदम क्लियर होना चाहिए। तुम हाँ समझा? अरे तुम नहीं हाँ क्या देखते हैं ऐसा क्या? बेटा इसको केवल यस यस करता है, नहीं समझेगा तो मारेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए ये, which contains the same number of elementary units। सबसे पहले चीज जानिए कि एलिमेंट्री यूनिट क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि आप राशन की दुकान पे गए, आपकी मम्मी बोली कि जाके चावल खरीद के लाओ, भात बनाना है ना। तुम चावल खरीदने गए दुकान पे, तो राशन के दुकान पर जाओगे, किराना दुकान जिसको कहा जाता है, जिस पर चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मसाला मिलता है ना। और वहां गए और दुकानदार से तुम बोले कि हमको 1 केजी दीजिए। क्या बोला तुम? 1 केजी दीजिए। तो क्या क्वेश्चन करेगा वो? क्या करेगा ना। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एलिमेंट्री यूनिट मतलब चावल का नाम ही नहीं ले रहे हो, केवल बोल रहे हो कि 1 केजी दीजिए। तो गुस्सा जाएगा नहीं गुस्सा जाएगा? उसको कुछ तुम्हारा बात पलने पड़ेगा? कुछ नहीं पलने पड़ेगा। गुस्सा आएगा, बोल 2-3 चप्पल देगा, बोले भाग यहाँ से, गाली तुमको सुना देगा बढ़िया बढ़िया, है कि नहीं? तो मतलब ये कहने का है कि 1 केजी, ठीक है तुमने इतना तो बोला, 1 हो गया एक नंबर, केजी हो गया यूनिट, और इसके आगे तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो सामने वाले को कोई बात तुम्हारा स्पष्ट नहीं होगा। और वही तुम बोल दिए कि हमको 1 केजी चावल, बासमती चावल चाहिए खीर बनाने के लिए, है ना। अब तुमने 1 केजी राइस जैसे ही बोला और उस राइस का भी स्पेसिफिक नाम अगर रख दिया, तो वही वाला चावल देखा, क्योंकि बायोलॉजी वाले तुम लोग चावल के बारे में पढ़ते हो, धान कितने टाइप का होता है ना, धान का नाम होता है, चावल का नाम होता है, बासमती जैसे सबसे फेमस है ना। सोना मंसूरी होता है, एक कांची मंसूरी होता है ना। डिफरेंट नाम आपको बायोलॉजी में पढ़ना है आपके, गेहूं का, मक्का का, चावल का, है ना, और सब पूछा जाता है, याद किया जाता है। तो आपने स्पेसिफिक नाम रख दिया है कि हमको 1 केजी बासमती चावल चाहिए, तो वो बंदा समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा कि इसको बासमती चावल में कौन सा चावल चाहिए? बासमती चावल चाहिए, तो वो तुरंत आपको तौल करके दे देगा। लेकिन अगर आप ये वाला बात बोलवे नहीं करते, केवल इतना ही बोलते हैं, तो आपका बात उसको स्पष्ट नहीं होता। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हुआ, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया यूनिट, और इसके बाद जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? एलिमेंट्री यूनिट है। यानी बिना एलिमेंट्री यूनिट के आप किसी को अपना बात समझा नहीं सकते हो, उस दुकानदार को, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि ठेला पर केला बिक रहा है ना, अब तुम गए वहां पे केला खरीदने के लिए, तो तुमको वहां नाम रखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बोल दोगे कि 1 दर्जन दीजिए, तो तुरंत समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास केवल केला ही है और कुछ है ही नहीं है, तो ये हमसे मांग रहा है 1 दर्जन, मतलब केला ही मांग रहा है। जो वहां पर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वस्तु क्या है? एक ही है। लेकिन जहां पर बहुत सारा वस्तु हो, दर्जन में बेचने वाला, या किलो या ग्राम में तौल करके बेचने वाला, तो वहां पर तो स्पेसिफिक नाम रखना होगा ना, कि चावल चाहिए, कि आटा चाहिए, कि दाल चाहिए, है ना, अरहर का दाल चाहिए कि मसूर का दाल चाहिए, वहां नाम रखना होगा। तो वो जो नाम आप रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री यूनिट। अभी जो हम लिखवाए थे कि 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम, तो सामने वाले को यदि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि ये किस एटम का बात कर रहा है? सोडियम एटम। अगर हम केवल बोलते थे 1 मोल, तो सामने वाले को समझ में आता, बस वो इतना ही समझता 6.02 × 10⁻23, और उसके आगे उसको कुछ पता नहीं चलता कि तुमको 1 मोल चाहिए क्या, सोडियम का एटम चाहिए कि पोटेशियम का एटम चाहिए।
बात समझ में? इसीलिए एलिमेंट्री यूनिट के बिना तुम्हारा जो तुम जो कहना चाह रहे थे वो चीज सामने वाले को स्पष्ट नहीं होगा, इसीलिए एलिमेंट्री यूनिट जरूरी है। तो अब रही बात की सर एलिमेंट्री यूनिट, जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्री यूनिट, तो एलिमेंट है, एलिमेंट का एलिमेंट्री यूनिट क्या होगा? एटम होगा। क्या होगा? एटम। एलिमेंट का एलिमेंट्री यूनिट क्या होगा? एटम। एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। कलेक्शन ऑफ एटम ही क्या है? एलिमेंट है। अगर हम बात करें कंपाउंड का, तो कंपाउंड का सबसे एलिमेंट्री और फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? मॉलिक्यूल। एलिमेंट का फंडामेंटल बिल्डिंग मटेरियल जिसको एलिमेंट्री यूनिट कहा जाएगा वो एटम होता है। और एटम किस चीज से बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। याद करो पहला दूसरा चैप्टर में बताया था ना, एटम का निर्माण किस चीज से हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस चीज से बना? किस चीज से बना? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संकुचित रूप, कंडेंस्ड रूप होता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो ऊर्जा से हुआ है, एनर्जी से हुआ है। और एनर्जी का दो रूप हम बताए थे ना, एक कंडेंस्ड फॉर्म और एक डार्क फॉर्म। डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी में बताया था तुम लोगों को कि वो चीजें हम लोग को दिखाई नहीं देता है ना, वो अदृश्य चीज है, डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी। और कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दृश्यमान है, जिसको हम देख सकते हैं। हम सब लोग जितना भी चीज यहाँ देख रहे हैं, खुद हम लोग आप लोग जो है वो सब किस फॉर्म से बने हुए हैं? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी से बने हुए हैं, ठीक ना। और फिर डार्क फॉर्म ऑफ एनर्जी जब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी से मिला है तो जीवित, लिविंग बन गए, हम लोग जिंदा हो गए। लेकिन क्या ये दीवार जिंदा है? ये कैमरा जिंदा है? नहीं है, है ना। कुछ भी जिंदा यहाँ नहीं दिख रहा है हम लोगों के अलावा। बहुत पहले इस बात हम क्या होता है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, साइंस भी क्या क्या बोलता है। तो कंपाउंड एटम बना किस चीज से? जैसे एलिमेंट का निर्माण हुआ किससे? एटम से। और एटम का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का निर्माण कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संकुचित रूप है वो, और कुछ नहीं है वो, है ना। तो ये चीज। अब बात आया रेडिकल का। रेडिकल, तो रेडिकल का क्या होगा? आयन हो जाएगा ना। रेडिकल किस चीज से बनता है? आयंस का समूह ही क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। अगर पॉजिटिव आयन का समूह होगा तो पॉजिटिव रेडिकल, और नेगेटिव आयन का समूह होगा तो नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल को अनायन भी कहा जाता है और पॉजिटिव रेडिकल को कैटायन भी कहा जाता है, ठीक ना। ये भी नोट कर लीजिए नीचे उसमें। ये बात तो तय हो गया कि बिना एलिमेंट्री यूनिट का हम लोग अपना बात दुकानदार को समझा नहीं सकते हैं। अभी जो हम एग्जांपल दिए, हो गया। चलिए अब देखिए, आते हैं इसके नीचे वाला लाइन जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो लाइन है आपका ये, as the number of atoms present in 12 ग्राम of C612 isotope। अब रही बात कि आपसे अगर पूछा जाए
ये जो संख्या का आप बात कर रहे हो इतना भयानक इतना बड़ा नंबर का, वो कहां से आया और लाया कौन, है ना। तो आप नाम सुने होंगे IUPAC का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जगह है, वहीं पर स्थापित है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। IUPAC सिस्टम ने क्या किया कि 4-5 वैज्ञानिकों को बुलाया, है ना, और सारे लोगों को एक काम दिया। 5 वैज्ञानिक को बुलाया गया, माना कि, है ना, बहुत सारे लोगों को बुलाया। मान लीजिए कि 5 वैज्ञानिक आए और पांचों को 12-12 ग्राम, कितना कितना ग्राम, 12-12 ग्राम, किस चीज का, कार्बन का। मान लीजिए कि ये 4 लोग 5 लोग जो भी हैं, इन लोगों को दिया गया 12-12 ग्राम, किसका एटम दिया गया जी, कार्बन। C612 जो कार्बन होता है ना, उसका। कार्बन का 3 आइसोटोप पढ़ाए हुए आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोएस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सब पढ़ाए हुए हैं। आइसोटोप्स मतलब कहने का मतलब कि कार्बन का 13-14 वाला नहीं, कौन वाला आइटम दिया गया था, 12 वाला, C612 वाला। और इसका कितना कितना ग्राम दिया गया, 12-12 ग्राम, इसलिए 12-12 ग्राम दे दिया। और सब लोगों को दे दिया गया, ये होमवर्क है। और कहा गया कि इस 12 ग्राम में इस कार्बन एटम का संख्या बताइए कितना होगा। मतलब वही हाल है, 1 क्विंटल गेहूं तो दे दिया जाए, तुमको बोला जाए कि दाना गिन के बताओ कितना है। मुश्किल काम है कि नहीं है। 1 क्विंटल गेहूं या चावल तुमको दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इसमें दाना कितना है गेहूं का और चावल का, वो काउंट करके बताइए। टाइम लगेगा, मुश्किल से मुश्किल काम है ना, कि गिनना है उसको, वही काम है। 12-12 ग्राम दिया गया, बोला गया कि इसमें इस कार्बन का कितना एटम मौजूद है, काउंट करके बताइए, जो एक बहुत मुश्किल काम है। और इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि ये अदृश्य चीज है। एटम अदृश्य है, दिखता तो नहीं है। अब यहाँ पर इस हवा में ऑक्सीजन, कार्बन, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। इतना ना छोटा है, इतना ना छोटा है, ये हम लोग को दिखाई नहीं देगा। हम लोग आंख का क्षमता नहीं है कि उतने छोटे पार्टिकल को वो देख सके। लेकिन अगर 1 मोल लिया जाए, मतलब उसको कलेक्ट किया जाए, 1 मोल एटम्स एक जगह पे, तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे 12 ग्राम कार्बन आपको दिया जाए तो कार्बन दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन आप एकक एटम का बात करें तो वो एटम आपको दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आया? अब उस काम को करना था, यानी स्ट्रॉन्ग पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा करके और उसमें जो गिनना था कि कितना एटम मौजूद है इसमें। सब लोग गिनना शुरू कर दिया और गिनते गिनते सबसे पहले जो रिजल्ट दिए वो कौन दिए? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने बताया कि ये जो आप दिए हैं इसमें कार्बन एटम का संख्या है 6.022 into 10 का पावर 23। IUPAC बोला कि हम कैसे मान ले कि इतना ही एटम है ना। एक तो बेचारा इतना मेहनत किए, इतना मेहनत करके एटम को गिने, अब फिर बोला कि हम कैसे मान लें कि इतना ही एटम है। बोले कि इंतजार करिए, और इसमें से 2-3 आदमी जब काउंट कर लेंगे, अगर सबका रिजल्ट सेम आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये सही है। तो इनको समय दे दिया गया, समय दिया गया इनको, और जैसे ही 2-3 आदमी जब काउंट किए तो देखा गया कि सब लोग का रिजल्ट लगभग इसी के बराबर आ रहा है। इसलिए बाकी लोगों का नाम हट गया, क्योंकि जो प्रथम होता है उसी को लोग जानता है। 1 नंबर को जानता है, 2 नंबर 3 नंबर को कोई याद नहीं रखता है ना। तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब लोग भूल गया, कोई नहीं जानता है वो कौन थे। लेकिन जो प्रथम आया
जो सबसे पहले इस काम को किया वो कौन है जी? एवोगाड्रोस है। इसीलिए इस नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। यानी ये जो मुश्किल से मुश्किल काम था, इस काम को सारे लोगों में सबसे पहले निपटाने वाले कौन थे? एवोगाड्रो। और उन्होंने ही इस नंबर को दिया, इसीलिए इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है। बात समझ आया? तो ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हुआ? बोलिए बेटा इसको। अब देखिएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर लिखिएगा द नंबर 6.022 into 10 to the power 23. The number 6.022 into 23 was first given by Avogadros. Hence this number is called Avogadro's number और Avogadro's constant. It is denoted by Na और N नॉट। इसको Na या N नॉट से डिनोट किया जाता है। Na मतलब होता है A से एवोगाड्रो, N से नंबर, इसलिए इसको Na लिखा था। Na मतलब एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसलिए देते हैं यूनिट ऑफ एवोगाड्रोज कांस्टेंट। Unit of Avogadro's constant is per mole. Per mole. Avogadro's constant का यूनिट क्या रहेगा? पर मोल। हमने यहाँ स्पष्ट लिख दिया, द नंबर 6.022 10 का पावर 23 was first given by Avogadro, hence this number is called Avogadro's number या Avogadro's constant. It is denoted by Na or N naught. Unit of Avogadro's constant is per mole. ठीक है। अब रही बात कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को तीन हिस्सा में पढ़ेंगे, तीन हिस्सा में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरा मोल इन टर्म्स ऑफ मास और तीसरा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। इसको आसानी से समझने के लिए हम लोगों को तीन भाग में तीन कैटेगरीज में पढ़ना होगा, ताकि हम अच्छे से हर एक पॉइंट्स को समझ सकें। तो सबसे पहला हम बात यहाँ पर करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर का, ठीक ना। नोट कर लिए आप लोग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा। पहला पॉइंट जो हम लोग का होगा वो होगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के बारे में।
तो हम लिखते हैं इन दिस सेक्शन we will study about conversion of mole into number and number into मोल। इस सेक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मोल को कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं और नंबर को कैसे मोल में कन्वर्ट किया जाता है। इसी बात के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लिखते हैं कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 का पावर 23 particles of any chemical species is equal to 1 mole। कलेक्शन ऑफ इतना पार्टिकल्स ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज इज इक्वल टू 1। किसी भी केमिकल स्पीसीज का अगर इतना पार्टिकल एक जगह पे है तो उसको हम लोग कॉमनली क्या बोल सकते हैं, यानी सीधी सी बात है कि 1 मोल is equal to 6.022 into 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। इतना पार्टिकल्स ये हो जाएगा। तो लिखते हैं 6.022 into 10 का पावर 23 particles is equal to 1 mole। ध्यान दीजिएगा, इतना पार्टिकल्स कितना के बराबर है, एक। इसलिए 1 पार्टिकल कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1/6.022 into 10 का पावर 23 मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर n पार्टिकल्स है, n रिप्रेजेंट्स कोई भी नंबर में, जैसे मान लीजिए कि एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 500 में कितना दर्जन होगा, नहीं निकल जाएगा। 12 से क्या करेंगे, 12 देंगे। इतना मतलब 1 मोल, तो 1 मतलब इतना मोल, तो n मतलब कितना मोल, तो n/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n/6.022 into 10 का पावर 23 मोल। अच्छा है, इसी को n/na मोल लिख सकते हैं। na क्या है, तो 2 नंबर, यही नंबर। जैसे 1 दर्जन मतलब 12 मतलब 1 दर्जन, तो 500 मतलब कितना दर्जन, यही बात है। 12 मतलब 1 दर्जन, तो 1 मतलब 1/12 दर्जन, तो n मतलब n/12 दर्जन। और n क्या होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 500, 5 लाख, 5 करोड़, 5 हजार, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या देगा। ऊपर बेटा इसको
देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, एक फॉर्मूला लिखते हैं, n इक्वल टू n बाई एन ए। ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये बड़ा वाला n क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। इसका वैल्यू 6.022 into 10 का पावर 23, एवोगाड्रोस नंबर। इसी बात पर एक क्वेश्चन आ गया, 12.044 into 10 का पावर 24 atoms of calcium is given. Calculate number of moles of calcium. सॉल्यूशन करना है इसका, तो सीधा सा वही हल आएगा कि नहीं आएगा, इतना एटम्स कैल्शियम का दिया है, मोल पूछा है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और गिवन नंबर ऑफ एटम कितना है, 12.044 into 10 का पावर 24, और बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 का पावर 23। ये देखो ये दो बार में कटा, अब 23 कट गया तो कितना आ गया, 20, यानी 20 मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे भाई यहाँ पर 10 बचा, आई दो बार में कटा है तो 20 नहीं हो जाएगा, 20 मोल आ गया। क्लियर हुआ बात, यानी दिए हुए नंबर में एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, मोल निकलेगा। दिए हुए नंबर में अगर 12 से भाग देंगे तो क्या होगा, दर्जन निकलेगा। दिए हुए नंबर में अगर 144 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, क्रॉस निकलेगा। बात में तो दिए हुए नंबर में अगर 6.022 से भाग देंगे तो मोल निकलेगा। इसके ऊपर क्लियर है ना सब बात, अभी क्लियर नहीं होगा तो तब समझ लीजिए कि पढ़ना ही बेकार है ना। सिंपल चीज अगर क्लियर नहीं हो तब तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 3 टॉपिक और पढ़ेंगे, यूज ऑफ number terms for element, use of number terms for element, एलिमेंट के लिए नंबर टर्म का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये चीज बता रहे। देखो बहुत बारीक तुमको चीज बता रहे हैं, छोटा छोटा, इतना हम लोग टारगेट वगैरह में सब कुछ नहीं पढ़ाते या
है ना, थोड़ा बहुत बैठ ये रहे तो बहुत बेसिक बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि नंबर टर्म का यूज एलिमेंट में कैसे करोगे, है ना, जरा ध्यान से समझना है। हमने लिखा 1 मोल सोडियम एटम, सोडियम एटम या एटम्स ऑफ सोडियम जो लिखिए 1 मोल सोडियम एटम्स, इसका मतलब हुआ कितना एटम 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स। 1 मोल सोडियम एटम्स का मतलब हुआ 6.022 10 का पावर 23 एटम्स। अब कभी कभी क्या करेगा आपसे कि पूछ देगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, और 1 मोल ना दे करके 2.5 मोल दे देगा, 1.35 मोल देगा, कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा बताइए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान काम। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लो कि 1 मोल मतलब कितना 6.022 10 का पावर 23 होता है। और सोडियम जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया तुम लोगों को कि एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ाया तो उसमें उलट के देखना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिसिटी सब के बारे में बताए थे, वहां बखूबी पूरा लिख लिख के पढ़ाए हुए हैं, वीडियो भी तुम देख सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर इसको कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, इसको ए से डिनोट किया है, इसको बुलाता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब यहां देखो इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ये बात होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या हमेशा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, अगर एटम न्यूट्रल है तब। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूट्रल एटम में देख लो, ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो ये इसके पास एटॉमिक नंबर 11 मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर 11 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 23 माइनस 11 कितना आ गया 12। फिर आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के अंदर हो, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट में घूमता है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यही तो है ना। तो हम लोग 11 प्लस 12 करेंगे, 11 प्लस 12 कितना हो गया 23। यानी याद रखना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो मास नंबर के ऑलवेज बराबर होता है, यानी मास नंबर को ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का है, ठीक ना। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए। उसके बाद आता है नंबर ऑफ फंडामेंटल, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में तीनों को जोड़ दीजिए, 11 प्लस 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा 34। तो ये हम लोग तो सीख चुके हैं या निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान काम है इसको करना, हमने निकाल लिया। ये एक एटम के अंदर इतना है, तो बताओ 1 मोल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना से गुना करते हैं 11 into 6.022 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल एटम में 11 into एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा
11 गुना 2 गुना 6.022 10 का पावर 23। 5 मोल में कितना हो जाएगा? तो इतना में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं निकल जाएगा? कितना आसान काम है, जो एक एक नियम जो बचपन में हम लोग करते थे। अब यही प्रोटॉन, तो 11 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन्स। फिर 12 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 न्यूट्रॉन्स। फिर हो जाएगा 23 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 न्यूक्लियॉन्स। और 34 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी सीधा सा बात यहां लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन number of atoms by Avogadro's number। तो ये फटाफट इसको जल्दी तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में भी पढ़ेंगे हम लोग। और जो भी उसमें वाला वो चैप्टर वाला फिर से हम आप लोग को एक बार करेंगे। चैप्टर क्लास मत छोड़ना, एकदम क्लास को छोड़ो तो गड़ा देता है। और एक क्योंकि एकदम बेसिक चीज है ये सब क्लियर नहीं होगा तो केमिस्ट्री के मामला साफ हो जाएगा। सारा बात समझ में है ना? आज पढ़ा है जो क्लियर बोल रहा ठीक है। तब आज चलते हैं यार, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। कल तो 15 अगस्त है, तो कल जो है झंडा तो सुबह ना फहरा दिया जाता है, देखा जाएगा शाम में मन करेगा तो फहरा दिया जाएगा क्या? याद कर दीजिए। बोलो